तो सोशल मीडिया नहीं था ना, लेकिन आपके पास मीडिया हुआ करता था। तो प्रेशराइजिंग द एंटायर सिचुएशन, ये एक क्योस क्रिएट करते हैं। और तब मुसादिक को हटा के उसको जेल करा गया था। तो उसके बाद आपका शाह रिजा पल्लवी आया था। रिजा पल्लवी आने के बाद वाज ही एक्चुअली ए डेमोक्रेटिक लीडर? नो, ही वाज एक्चुअली डिक्टेटर। और वहां पे लिटरली उन्होंने भी वही चीज किया है जो अभी अमेरिका चिल्लाता है कि डेमोक्रेसी के साथ दे रहे हैं। ओ, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे, द पैटर्न इज वेरी क्लियर। आप वहाँ पे इंजीनियरिंग करेंगे प्रोटेस्ट की, वदर जेन जी करे या कोई और करे, रियली डजेंट मैटर। इट इज ऑर्गेनिक वन, दिस दे आर गोइंग टू शो इट एज ए ऑर्गेनिक वन। एंड इकोनॉमी को इतना प्रेशर करेंगे कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा नहीं। तो रिजीम चेंज इज वन ऑफ द ऑप्शन। अगर रिजीम चेंज नहीं हो पाएगा तो फिर कुछ और करेंगे। बेसिकली उनके डीप स्टेट की एजेंट्स जो है इंस्टीट्यूशंस को पूरा कब्जा कर लेंगे, भीतर भीतर जाके अंदर जाके बैठ जाएंगे। तो अभी ईरान की एजेंडा ये कह रहा है कि हम न्यूक्लियर पावर उनको नहीं देने वाले। भाई अगर वही एजेंडा होता तो फिर आप सैंक्शन क्यों नहीं कर रहे हो पाकिस्तान को? अभी तो डोनाल्ड पाकिस्तान ट्रंप इज अ ने टेररिस्ट स्टेट ना। अपने सोशल मीडिया ट्रूथ पर लिखा कि ईरान के लोगों को अगर वहां की सरकार ने सताया तो हम ईरान के लोगों के साथ खड़े हैं। अब आप कनेक्ट कर लीजिए, दो अब डॉट्स हैं, आप डॉट कनेक्ट करेंगे तो तस्वीर बन जाएगी। जैसे हम लोग बचपन में डॉट कनेक्ट करने वाली तस्वीर बनाते थे अपने किताबों में और पुस्तकों में, तो वैसे ही डॉट बनाना है आपको, पिक्चर क्लियर हो जाएगी। 100% सर, देर इज नो डाउट अबाउट इट। एंड अभी बेसिकली सीआईए का पूरा हाथ 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 उसमें है, और ये रिजिम चेंज होने ही वाला है। और दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे वांट अभी। अब मैं ईरान की बात करूं, वेनेजुएला की बात करूं, या तो बाकी अदर कंट्रीज इन साउथ एशिया बात कर लूं। अभी इंडिया भी तो टारगेट में है ना। अभी मुझे नहीं, लगता है कि इंडिया में बहुत कोशिश 2026 हुई इज है गोइंग टू बी। मैम, टारगेट पर है नहीं, इंडिया में कोशिश ऑलरेडी बहुत हो चुकी है। इंडिया में बहुत कोशिशें हो चुकी हैं, पिछले 2 साल से कोशिशें की जा रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप का आपको बयान याद होगा कि वो लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, पीएम मोदी, और पीएम मोदी बहुत समय से सरकार में और वहां की सरकार बार बार रिपीट हो रही है, इस तरह का बयान भी उन्होंने दिया था। तो सीआईए की नजर में तो है कि भाई यहां इंडिया में रिजीम चेंज होने वाला नहीं है या हो रहा है, या इस पर एक उनकी नजर है। ऐसा नहीं है कि टारगेट पर है, वो कोशिश चल रही है 2-2.5 साल से, वो हमें भी पता लगता है, हम भी दिन रात न्यूज देखते रहते हैं और आसपास की हलचलों पर हम नजर रखते हैं। खासकर इंटरनेशनल जो खबरें रहती हैं और जिस तरह से चीजें चल रही होती है, वो कंप्लीट हमारी नजरों में, इंडियन मीडिया की नजरों में है मैम। तो ये जो सिचुएशन है, ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे द गोल इज टू कैप्चर ऑयल। और लीबिया में भी यही कहानी हुआ गद्दाफी के साथ, इराक में मुझे भी लग रहा यही है कि कहानी हुआ वेनेजुएला, सद्दाम के अब साथ। सही कह रहे हैं आप, गद्दाफी वाला चैप्टर बिल्कुल ऐसा ही है। वेनेजुएला और ईरान इस वक्त हॉट केक बना हुआ है। धीरज कौल, डॉक्टर धीरज कौल इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं यूएस से। एक और मेहमान यूएस से ही, माथुर सर भी यूएस से ही हमारे साथ हैं। माथुर सर, आपका टेक जल्दी से, फिर मैं धीरज कौल जी आपके पास आ रहा हूं। माथुर सर। जय हिंद विवेक। मैं जय हिंद सर। आपको एक दो बातें पहले बताना चाहता हूं, एक दो बातें पहले मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि अमेरिका का उद्देश्य कभी भी डेमोक्रेसी का सहायता करना या इसका करना उसका करना कभी भी नहीं रहा। आप इतिहास उठा के देख लें, वो 60-70 के दशक में जो देश बहुत जबरदस्त तरीके की डिक्टेटरशिप थी, चाहे वो चिली हो, ग्वाटेमाला हो, निकारागुआ हो, उन तमाम देशों के साथ अमेरिका खड़ा हुआ था जब तक कि वो डिक्टेटरशिप थी वहां पर। वो सिर्फ इसलिए कि वो कम्युनिज्म के खिलाफ कहीं ना कहीं आवाज उठा रहे थे। और जहां जहां भी सीआईए है, जो अमेरिका का हस्तक्षेप है, उसकी उनका एकमात्र उद्देश्य उनके अपने पर्सनल इंटरेस्ट हैं, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए विवेक। पहली बात यही वजह है कि आज पूरे दुनिया में इनका इनका सीआईए का काम करने का तरीका होता है, वो आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें कहां ऑपरेट करना है, क्यों ऑपरेट करना है। और कोई भी इनका टारगेट कंट्री फिक्स्ड नहीं होता, वो टारगेट कंट्री उनकी नेशन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बदली होती रहती है। चाहे वो 1964 में हुआ ब्राजील में हो, कनाडा में वो कर रहे हैं, अफ्रीकन कंट्रीज में वो कर रहे हैं, और अब साउथ एशिया में उनका जो जो हस्तक्षेप हुआ है, चाहे वो श्रीलंका हो, म्यांमार हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, क्लियर कट पिक्चर है, क्लियर कट। और आपको सीआईए का सिग्नेचर हर जगह मिल जाएगा। अब ईरान, ईरान के अंदर जो आज हो रहा है, 101%, मैं 1% भी कम नहीं कर रहा हूं, दावे के साथ मैं बता सकता हूं कि इसमें हाथ किसका है।
ये जो सीआईए का, आप उसको सीआईए मत बोलिए, आप यूं कहिए कि अमेरिका का उनका उद्देश्य है। वो सीआईए उनकी एजेंसी है, वो उनके उनके लिए काम कर रही है, लेकिन उनका उद्देश्य बिल्कुल क्लियर है। आज ईरान में जो हो रहा है, वेनेजुएला में जो हमले हुए हैं, उसके लिए वहां अमेरिका में खुद कहा जा रहा है कि वो हमले सीआईए के, उन्होंने प्रेसिडेंट अमेरिका अमेरिका ट्रंप ने कहा है कि मैंने सीआईए को कहा करने के लिए। तो जहां तक सवाल उनके इंटरेस्ट का है, आज वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, और उस कंट्री के ऑयल रिजर्व के ऊपर अब डोनाल्ड ट्रंप की नजर है। अब वो किस प्रकार से उसको अपने कब्जे में लेकर के आते हैं, किस प्रकार से क्या कर रहे हैं, वो कोई मुद्दा नहीं है। आप उसको ड्रग्स कहें, आप जो भी कहें, आप मदुरो को कहें कि वो नहीं, इसमें मेरा सर एक टेररिस्ट है। इसमें मेरा एक सेकंड और, जी आप पूरा कर लीजिए, फिर मैं काउंटर क्वेश्चन लूंगा धीरज कौल जी से। हाँ हाँ, और यही बात और यही चीज मैं बता रहा हूं कि ईरान में भी यही वो कर रहे हैं। और जो जेन जी की बात करते हैं, जेन जी है क्या? ये बच्चे हैं जो 2000 के बाद के पैदाइश हैं, वो भी देश की आवाज हैं, उनको बरगलाने का काम करते हैं ये लोग। सीआईए, ये जो बांग्लादेश का सो कॉल्ड नोबेल प्राइज विनर है, मैं अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं उसको सीआईए का एजेंट बोल सकूं। तो ये आपको देखना पड़ता है कि किस प्रकार से अमेरिका अपने इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए अपने अगर मैं तंत्र का दूसरे देशों में इस्तेमाल करता है। अगर सभी पैनलिस्ट की मानूं तो धीरज कौल जी से मेरा सवाल यह है कि 1979 में रिजीम चेंज हुआ, इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद लगभग 21 और इधर आपका जाके 25-46 साल हो गए, राइट कौल साहब? 46 साल तक, लगभग 5 दशक, 4.5 दशक तक यूएस क्यों वेट करेगा रिजीम चेंज के लिए, या स्ट्रेटेजिकली वेट कर रहा था, या अब लग रहा है कि ईरान बहुत बड़ा थ्रेट बन चुका है इसराइल के लिए, इसलिए अब जरूरी है? कौल साहब नमस्कार। पहले तो हैप्पी न्यू ईयर आप सबको, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। और विवेक जी, आपने बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछा है, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑल ओवर आई विल कम टू इट। अगर आप हिस्ट्री में जाएं ईरान की, तो जब शाह की रिजीम थी, आप देखिए वेस्ट को बहुत फायदा होता था, और ईरान और अफगानिस्तान हिस्ट्री पढ़िए तो बहुत मॉडर्न इस्लामिक कंट्रीज थी, कहने को इस्लामिक थी पर वहाँ सब कुछ वेस्ट के जैसा था। वेस्ट बिल्कुल, और वहां लोकल पर लोग सी बीचेस देख लीजिए, वो यूएस के बीचेस की तरह हुआ करते थे। जो विमेंस हैं वो बिकनी में बीचेस पे घूम रही होती थी। बहुत कल्चरली बहुत एडवांस्ड और प्रोग्रेसिव सोच के लोग थे वहां पे। जी आप पूरा कर लीजिए प्लीज। देखिए, मैं एक चीज बताता हूँ। मैं 12वीं तक भारत में पढ़ा हूँ, और हिस्ट्री और मैथ वाज लाइक जीरो फॉर मी, मतलब आज समझ ही नहीं आता था। अब देखिए मेरा इंटरेस्ट है, तो मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ईरान की हिस्ट्री में जाएं तो जब शाह थे बहुत डेवलपिंग थे, वो बहुत डेवलप कर रहे थे कंट्री को, लेकिन उन्होंने एंड में एक चेंज किया। चेंज था कि नेशनलाइजेशन ऑफ ऑयल एंड गैस, उनकी खुद के देश के लिए। कई ऐसी प्राइवेट कंपनीज थी यूरोप की और यूएस की, उन्होंने उनको बोला आपको यहां से निकलना पड़ेगा, हमारे को हमारा हिस्सा मिलेगा। तो वहां से कंफ्लिक्ट शुरू हुआ। उससे पहले ही वॉज द पोस्टर चाइल्ड ऑफ वेस्ट। और उसके बाद मैं बताना नहीं चाहता, ये सब जानते हैं कि कई एजेंसीज इन्वॉल्व थी शाह को डिपोस्ट करने में, और जो खुमैनी आए वो भी फ्रांस से आए। तो कहीं ना कहीं इसमें मिली जुली बातें हैं उसके जाए बगैर। लेकिन ये बात सही है, जब खुमैनी आए उसके बाद जो यूएस एम्बेसी पे अटैक हुआ, ये आपने भी हिस्ट्री भी देखी है, मूवीज भी देखी है, क्या उसमें सीआईए का हाथ था? आई एब्सोल्युटली डाउट दैट। और बहुत ही जीरो टाइज हो गए, और काफी हेट्रेड। 444 दिनों तक जो बंधक बना के रखा था। एग्जैक्टली। तो मैं तो इस बात से डिनाई करता हूं कि वो भी सीआईए का मंशब था, ऐसा मुझे नहीं लगता। लेकिन उसके बाद आप देखिए, ईरान ऑन एंड ऑफ हमेशा एंटी अमेरिका रेटरिक रखा है। और इवन इन यूएस देयर इज अ थिंग कि भाई ईरान इज वन ऑफ द बिगेस्ट एनिमी। और अब इस स्मूदी के अंदर आ गए हैं इजराइल। इजराइल का बहुत पहले से ईरान के साथ 36 का आंकड़ा है, और लेटली इजराइल हैज मेक ईरान एज अ बिग टारगेट। और अब अगर आप स्टडी करेंगे इंटरनेशनली, ईरान और सऊदी का भी 36 का आंकड़ा है। लेकिन ईरान को एक बात समझ आ रही है कि आइसोलेटेड नहीं रह सकते। उन्होंने सऊदी की तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाया, जो सऊदी ने टेक्निकली ठीक से एक्सेप्ट नहीं किया है। ईरान का अगर आज की आप अलाई देखें तो रशिया एक सुपर पावर आप समझ सकते हैं, चाइना के साथ भी उनके ठीक रिलेशनशिप्स हैं। लेकिन एज ऑफ नाउ जो ये क्राइसिस सिचुएशन शुरू हुई है विवेक जी, मुझे तो नहीं लगता, जितना फाइनेंशियली मैं इसको क्लोजली फॉलो कर रहा हूं,
मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा क्राइसिस पिछले 10 साल में कहीं ईरान में आया हो, और जो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं ये काफी सीरियस है, काफी वर्स है। हो सकता है, क्योंकि दिस इज अ कॉमन मैन्स पेन एंड एगनी, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, ये फाइनेंशियल फेलियर है वहां की सिस्टम का, और जो सैंक्शंस लगे थे उसका फाइनल पीछे मुसाद पेन भी हो अब सकता है। पब्लिक को फुल थ्रॉटल पे अब पेन मिल रहा है। इसी आपने डिवैल्यूएशन देख ली करेंसी की, इन्फ्लेशन कितनी बढ़ चुकी है, तो एक कॉमन आदमी पेन में है, और वहां के पार्लियामेंट नहीं, में जो कॉमन उनके आदमी पेन स्पीकर में हैं। क्यों है कौल साहब? क्योंकि बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिकल सैंक्शंस। तो कॉमन आदमी को पेन वहां की सरकार ने नहीं दिया है। दिस पेन इज ड्रिवन बाय द वेस्ट, राइट? दिस इज टू सेपरेट थिंग्स इन एनालिसिस। आप इटियोलॉजी की बात कर रहे हैं, मैं अभी जो करेंटली आ रहा है और उससे क्या होगा उस पे जा रहा हूं। तो अभी जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि पेन बहुत खतरनाक तरीके से बढ़ेगी, पब्लिक के अंदर रिजेंटमेंट है। उनके जो स्पीकर हैं पार्लियामेंट के, उन्होंने बोला है कि पब्लिक की पेन को आप इग्नोर नहीं कर सकते। मुझे दिख रहा है कि चीजें हाथ से निकलेंगी। क्यों हो रहा है वो एक जी। सेकंड क्वेश्चन है, उस पे आए बगैर एक सेकंड आप दीजिए। मुझे दिख रहा है कि एक रिजीम चेंज होने का बहुत बड़ा अंदेशा है, और अगर चीजें कंट्रोल नहीं आई तो हो सकता है एक रेवोल्यूशन टाइप की चीज हो, और डेमोक्रेसी को पुश करने के लिए वेस्ट की कोशिशें चल रही हैं। मुझे नहीं लगता दे आर रेडी फॉर डेमोक्रेसी और एनीथिंग लाइक दैट। लेकिन हैविंग सेड दैट, क्यों है ये एक मिलियन डॉलर क्वेश्चन है, जी। इसके पीछे बहुत सारी फोर्सेस हैं, और ईरान को वीक करना काफी कंट्रीज के पक्ष में जाएगा। मुझे लगता है दो ही देश हैं, इसराइल और यूएस। पूर्णिमा जी कुछ कहना चाह रही हैं, उसके बाद मैं स्वर्ण जी आपके पास आ रहा हूं। पूर्णिमा जी। जी, मैं एक करेक्ट करना चाह रही थी शायद धीरज सब कह रहे थे कि शाह ने चाहा था कि नेशनलाइज करना था ईरान की ऑयल। वो शाह ने कभी नहीं चाहा था, ही वाज प्रो वेस्टर्न गवर्नमेंट। तो इट वाज मोसादेक who wanted to nationalize Iran's oil and that's when the coup started. But यहाँ पे एक चीज हमें it's important for us to actually discuss। अभी जो ईरान की सिचुएशन पे डोनाल्ड ट्रंप ने कमेंट किया है कि हम जहाँ पे ह्यूमन राइट्स अब्यूज हो रहा है, किलिंग्स हो रही है, हम वहाँ पे खड़े रहेंगे। आप 1978 की इरानियन ब्लैक फ्राइडे के बारे में देखने ना क्या हुआ था वहाँ पे। 100 प्रोटेस्टर को वहाँ पे मारा गया था। तो अगर दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड इन द रेवोल्यूशन, बिकॉज एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट बन गया था, बिकॉज अमेरिका वॉज इन्वॉल्व इन टर्म्स ऑफ स्टीलिंग द ऑयल। तो वहां के लोगों को लग गया कि हमारा रिसोर्स है, हम क्यों किसी और को देंगे। तो भला ही ब्रिटिश कंपनी ने उनको वहां पे ढूंढा है, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन किया है, लेकिन रिसोर्स तो ईरान का है ना। तो बट एट द एंड ऑफ द डे वेस्टर्न कंट्रीज के इंटरेस्ट हमेशा वहां रहा है